रात करीब 1:30 बजे उन्हें एक युवती की चीख सुनाई पड़ी थी। युवती बार बार कह रही थी कि प्लीज पापा, इस बार माफ कर दो, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। थोड़ी देर बाद 2 फायर होने की आवाज आई। हम लोगों ने इधर से आवाज दी तो हत्यारों ने कहा, तुम लोग अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। घटना स्थल से कुछ दूरी पर एक मंदिर है। मंदिर के पुजारी प्यारे नंद ने सीओ प्रेम प्रकाश को बताया कि इधर से आधी रात के बाद 5 आदमी एक युवती को घसीटते हुए ले जा रहे थे। आहट पाकर एक आदमी मंदिर के बाहर खड़ा हो गया, जबकि 4 लोग युवती को जबरन घसीटकर खेत में ले गए। युवती अपने पापा से माफ कर देने की गुहार लगा रही थी, किंतु उन लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे मौत के घाट उतार दिया। सीओ प्रेम प्रकाश सिंह ने इंस्पेक्टर जावेद अख्तर से कहा, यह मामला आसान नहीं है। ग्रामीणों के बयानों से लगता है कि युवती की हत्या में उसके पिता अन्य परिजनों का हाथ है। वेशभूषा से लगता है कि वह किसी संपन्न घराने की है। जवान लड़की थी, इसलिए यह भी संभव है कि हत्या प्रेम प्रसंग के कारण की गई हो। पुलिस के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती लाश की पहचान करना था। घटनास्थल की जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए कानपुर स्थित लाला लजपत राय अस्पताल में पुलिस की निगरानी में भेजा गया। इसके बाद सूचना देने वाले चौकीदार शिव प्रसाद को वादी बनाकर अज्ञात हथियारों के खिलाफ भांदवी की धारा 139, 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई। इंस्पेक्टर जावेद अख्तर ने लाश की शिनाख्त के लिए अपने खास मुखबिर लगा दिए तथा स्वयं भी प्रयास करने लगे। तीसरे रोज उन्हें याद आया कि उन्हें घटना स्थल पर एक कागज का टुकड़ा मिला था जिस पर कई फोन नंबर लिखे थे। डायरी से उन्होंने कागज निकाला और फिर उस पर लिखे नंबर डायल करने लगे। एक के बाद एक कई नंबर उन्होंने डायल किए, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। अंतिम नंबर उन्होंने डायल किया तो उन्हें जवाब मिला। यह नंबर नवाबगंज स्थित यूनाइटेड इंस्टीट्यूट का था। यह पता चलते ही जावेद अख्तर वहां जा पहुंचे। इंस्टीट्यूट की प्राचार्य को जब उन्होंने मृतक युवती का फोटो दिखाया तो वह तुरंत पहचान गई। उन्होंने बताया कि यह फोटो सुलेखा चतुर्वेदी की है, जो उनके डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में फाइनल ईयर की छात्रा है। इंस्पेक्टर जावेद अख्तर ने तब उन्हें बताया कि सुलेखा चतुर्वेदी की हत्या हो गई है। संभावना है कि उसकी हत्या में उसके परिजनों का ही हाथ है। इंस्टीट्यूट से ही श्री जावेद अख्तर को पता चला कि सुलेखा के पिता का नाम सतीश चंद्र चतुर्वेदी है और वह फतेहगढ़ के मोहल्ला अलखपुर के निवासी हैं। यह भी पता चला कि सुलेखा बालाजी मंदिर के निकट अशोक तिवारी के मकान में किराए पर रहती थी। वहीं से इंस्टीट्यूट आती जाती थी। श्री जावेद अख्तर को लगा कि अब वह इस ब्लाइंड मर्डर का जल्द ही खुलासा कर देंगे और हत्यारों को भी पकड़ लेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने आवश्यक पुलिस बल साथ लिया और सुलेखा के पिता सतीश चंद्र के फतेहगढ़ स्थित आवास पर छापा मारा, किंतु वहां उनकी कोठी पर ताला लगा हुआ था। आखिरकार वह वहां से हाथ मलकर वापस लौट आए। इंस्पेक्टर जावेद अख्तर को अब पूरा यकीन हो चुका था कि सुलेखा की हत्या उसके पिता सतीश चंद्र ने कुछ और लोगों की मदद से की है। सतीश चंद्र और उसके साथियों की तलाश में उन्होंने अपने भरोसेमंद मुखबिरों को लगा दिया और खुद भी इस मामले की तह तक जाने में जुट गए। 7 अप्रैल 2009 की सुबह करीब 8 बजे एक मुखबिर थाना शिवराजपुर पहुंचा और इंस्पेक्टर जावेद अख्तर को जानकारी दी कि एक संदिग्ध व्यक्ति बस स्टॉप के पास एक होटल में बैठा है। वह युवती की हत्या के बारे में वहां मौजूद लोगों से सवाल कर रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वह हत्या के संबंध में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। मुखबिर ने सुझाव दिया कि अगर तुरंत कार्रवाई की जाए तो उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए जावेद अख्तर ने तुरंत आवश्यक पुलिस बल के साथ होटल पर छापा मारा और उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर थाने ले आए। थाने में पूछताछ के दौरान उसने शुरू में बहाने बनाए और सुलेखा की हत्या के बारे में अनजान होने का दावा किया, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली। उसने अपना नाम जितेंद्र यादव बताया और कहा कि वह सतीश चंद्र के स्कूल में गार्ड है। जितेंद्र ने खुलासा किया कि सुलेखा की हत्या उसके पिता सतीश चंद्र, भाई अभिषेक और उसके पूर्व प्रेमी कृष्ण कुमार दुबे ने मिलकर की थी। जितेंद्र यादव के अपराध कबूल करने और हत्या में शामिल अन्य लोगों के नाम उजागर करने के बाद जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। फर्रुखाबाद जनपद के कोतवाली फतेहगढ़ अंतर्गत एक मोहल्ला अलखपुर है। इसी मोहल्ले में सतीश चंद्र चतुर्वेदी अपने परिवार के साथ रहते थे।
उनके परिवार में पत्नी बीना चतुर्वेदी के अलावा दो पुत्र अभिषेक, प्रशांत तथा एक पुत्री सुलेखा चतुर्वेदी थी। सतीश चंद्र रेजिडेंशियल स्कूल चलाते थे। वह धनाढ्य तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका बड़ा पुत्र अभिषेक स्कूल का संचालन करता था, जबकि छोटा पुत्र प्रशांत बाहर रहकर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था। सुलेखा जितनी खूबसूरत थी, पढ़ने लिखने में भी वह उतनी ही तेज थी। उसने इंटर की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली थी। सुलेखा चतुर्वेदी अत्यंत महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह फैशन की दीवानी थी। लेटेस्ट डिजाइन के आधुनिक कपड़े पहनने का उसे बेहद शौक था। सुलेखा की खूबसूरती और अंदाज ने लल्ला मिश्रा को उसकी ओर खींच लिया था। लल्ला मिश्रा जो मैनपुरी निवासी रमेश मिश्रा का पुत्र था। रमेश मिश्रा भी अध्यापक थे और सुलेखा के पिता सतीश चंद्र से उनकी अच्छी दोस्ती थी। इस कारण दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था। सुलेखा भी लल्ला के आकर्षण को पसंद करती थी। वह भी उसे सीक्रेटली चाहती थी और उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी। एक दिन जब लल्ला ने अपनी फीलिंग्स सुलेखा से शेयर की तो उसने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों का प्यार बढ़ने लगा और वे एक साथ समय बिताने लगे। एक रोज लल्ला आया तो सुलेखा घर में अकेली थी। सूना घर देखकर लल्ला के सब्र का बांध टूट गया। उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तो सुलेखा चाहकर भी उसको रोक न सकी। सुलेखा ने पहली बार ऐसा सुख पाया तो वह इस सुख की इतनी कायल हो गई कि अब कभी घर में तो कभी होटल रेस्टोरेंट पर उसकी बाहों में बंधने लगी। किसी को उसके बहकने की खबर नहीं थी। यह बात तब खुली जब सुलेखा की मां ने उसे लल्ला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। तब बीना ने सुलेखा को डांटा तथा लल्ला के घर आने पर रोक लगा दी। बेटी के बहकते कदमों की जानकारी जब सतीश चंद्र को हुई तो उन्होंने बदनामी से बचने के लिए सुलेखा का विवाह जालौन निवासी दीपक द्विवेदी के साथ कर दिया। शादी के बाद भी सुलेखा अपने प्रेमी लल्ला को भुला नहीं पाई। यही कारण था कि सुलेखा ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती थी। वैसे भी सुलेखा को ससुराल रास नहीं आई थी। 2.5 साल बीतते पति पत्नी के बीच इतना तनाव बढ़ गया कि सुलेखा सदा के लिए ससुराल छोड़कर मायके आ गई। कुछ समय बाद उसने पति दीपक से तलाक ले लिया। मायके में रहते सुलेखा आजाद हो गई और वह बेरोक टोक घूमने लगी। सुलेखा के प्रेमी लल्ला को जब मालूम हुआ कि सुलेखा ने ससुराल को अलविदा कह दिया है तो वह पुनः सुलेखा को पाने के लिए उसके घर के चक्कर लगाने लगा। किंतु सुलेखा अब उसे भाव नहीं देती थी। कई बार लल्ला ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की किंतु सुलेखा ने उसे झिड़क दिया और अपमानित कर भगा दिया। दरअसल सुलेखा के घर कृष्ण कुमार दुबे का आना जाना था। वह सुंदर सजीला नौजवान था। पढ़ाई के बाद जब कहीं नौकरी नहीं मिली तो वह सुलेखा के पिता के स्कूल में पढ़ाने लगा। स्कूल में पढ़ाते कृष्ण कुमार सतीश चंद्र के परिवार से घुल मिल गया था। सतीश कृष्ण कुमार को बहुत मानते थे। कृष्ण कुमार भी सतीश चंद्र का बहुत आदर करता था। कोई भी काम होता तो वह बिना कहे ही कर देता। सतीश चंद्र के घर आते जाते कृष्ण कुमार की नजर उनकी बेटी सुलेखा पर पड़ी। वह उसे मन ही मन चाहने लगा। कृष्ण कुमार जब घर आता तो सुलेखा उससे तरह तरह की बातें कर लिया करती थी। बीच बीच में हंसी मजाक भी हो जाती थी। धीरे धीरे सुलेखा और कृष्ण कुमार के बीच प्रेम का अंकुर फूटने लगा। उसके बाद दोनों के बीच संकोच की दीवार टूट गई और जिस्मानी संबंध बन गए। सुलेखा के पूर्व प्रेमी लल्ला को जब पता चला कि सुलेखा ने कृष्ण कुमार के रूप में नया प्रेमी चुना है लिया और उससे जिस्मानी संबंध भी कायम कर लिए हैं तो वह जल भुन उठा और सुलेखा को बदनाम करने लगा। लेकिन एक दिन खबर आई कि लल्ला की किसी ने हत्या कर दी। लल्ला के घर वालों ने शक सुलेखा पर किया लेकिन पुलिस जांच में वह साफ बच गई। सुलेखा और कृष्ण कुमार के बीच प्यार को लेकर सतीश चंद्र कोई बाधा नहीं बनना चाहते थे क्योंकि वह खुद चाहते थे कि सुलेखा कृष्ण कुमार से शादी कर ले। असल में सुलेखा तलाकशुदा थी और सतीश चंद्र नहीं चाहते थे कि वह ज्यादा समय तक घर पर बैठी रहे। उन्होंने कई बार सुलेखा से कहा था कि वह कृष्ण कुमार को अपना पति बनाए, लेकिन सुलेखा शादी के लिए तैयार नहीं हुई। सुलेखा शादी तभी करना चाहती थी जब वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। इसी उद्देश्य के तहत वह कानपुर आई और नवाबगंज स्थित यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग में दाखिला लिया। कुछ महीनों तक वह हॉस्टल में रही। फिर उसने ख्योरा निवासी अशोक तिवारी के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। सुलेखा के साथ कई अन्य लड़कियां कोर्स कर रही थीं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खूब मौज मस्ती करती थीं। सुलेखा भी उन्हीं के रंग में रंग गई
और उसने भी कई बॉयफ्रेंड बना लिए जिनके साथ वह मौज मस्ती करने लगी। सुलेखा वैसे भी पुरुष सुख की आदी थी। फिर कानपुर जैसे शहर में आकर वह और भी बेलगाम हो गई थी। उसकी ख्वाहिशें भी आसमान छूने लगी थीं। सतीश चंद्र जितना भी पैसा सुलेखा को पढ़ाई के लिए देते थे, उससे ज्यादा तो वह अपने साज श्रृंगार में खर्च कर देती थी। अन्य आवश्यकताओं हेतु वह पुरुष मित्रों से पैसा लेती थी। सुलेखा ने जब कई पुरुष मित्र बना लिए तो वह अपने पूर्व प्रेमी कृष्ण कुमार दुबे को भूल गई। उससे वह दूरी बनाए रखने लगी। कृष्ण कुमार को जब पता चला कि सुलेखा के कई बॉयफ्रेंड हैं, तो उसने उसकी शिकायत सतीश चंद्र से की। सतीश चंद्र ने तब सुलेखा को समझाया और मौज मस्ती से दूर रहने की सलाह दी। किंतु सुलेखा ने पिता की बात इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी। हद तो तब हो गई जब सुलेखा बॉयफ्रेंड के साथ अपने पिता के घर जा पहुंची और बंद कमरे में खूब मौज मस्ती की। पिता, भाई व मां ने इसका विरोध किया तो सुलेखा झगड़े पर उतारू हो गई। इसके बाद तो यह सिलसिला ही चल पड़ा। सुलेखा अक्सर नए बॉयफ्रेंड के साथ आती और एक दो दिन ठहर कर मौज मस्ती कर वापस चली जाती। सतीश चंद्र चाहकर भी विरोध न कर पाते। आखिर बेलगाम लड़की के कारनामों से जब सतीश चंद्र ऊब गए और मोहल्ले में उनकी बदनामी होने लगी, तो उन्होंने उसे मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। इस योजना में उन्होंने अपने बेटे अभिषेक, स्कूल के गार्ड जितेंद्र यादव तथा सुलेखा के प्रेमी कृष्ण कुमार दुबे को शामिल कर लिया। कृष्ण कुमार इसलिए राजी हो गया क्योंकि सुलेखा ने उसे बहुत बेइज्जत किया था। 30 मार्च 2009 को सुलेखा पैसा लेने घर आई तो सतीश चंद्र ने उसे खुशी खुशी पैसा दे दिया। इस बार उसके साथ उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। 1 अप्रैल को सुलेखा जब कानपुर जाने लगी तो सतीश चंद्र ने कहा, बेटी, शिवराजपुर में आज हमारे दोस्त की बेटी की शादी है। रात में तुम भी मेरे साथ चलना। शादी अटेंड करने के बाद हम तुम्हें कानपुर छोड़ देंगे। पिता का सामान्य व्यवहार देखकर सुलेखा उनके साथ जाने को राजी हो गई। योजना के तहत सतीश चंद्र ने अपने साथ बेटा अभिषेक, बेटी सुलेखा, गार्ड जितेंद्र यादव व कृष्ण कुमार को साथ लिया और रात 8 बजे कार से शिवराजपुर की ओर चल दिए। रास्ते में कार खराब होने का उन्होंने बहाना बनाया। सतीश चंद्र उतरे और उन्हीं के साथ अभिषेक, कृष्ण कुमार व जितेंद्र यादव भी उतरे। सतीश के इशारे पर अभिषेक, जितेंद्र यादव व कृष्ण कुमार ने सुलेखा को कार से घसीट लिया और खेत की ओर ले जाने लगे। पिता का बदला रूप देखकर सुलेखा समझ गई कि यह लोग बहाने से उसे हत्या के इरादे से लाए हैं। वह चीखने लगी, प्लीज पापा, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन सतीश चंद्र ने उसकी एक न सुनी। सुलेखा को घसीटकर खेत में ले जाया गया, जहां उसे पहले चाकुओं से गोदा गया। फिर सतीश ने 2 गोली दागकर सुलेखा को मौत के घाट उतार दिया। इसके पश्चात वह सब कार से फरार हो गए। सुलेखा की चीखें खेतों पर फसल की रखवाली करने वाले किसानों व मंदिर के पुजारी ने सुनी थी। कुछ देर बाद चौकीदार शिवप्रसाद ने थाना शिवराजपुर पुलिस को सूचना दी। दिनांक 8 अप्रैल 2009 को थाना शिवराजपुर पुलिस ने सभी को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज की दूसरी कहानी नागपुर की है। ये बात 2024 की है। नागपुर में एक जगह है बेसा चौक। इसी जगह 32 साल की ज्योत्सना अपनी रूममेट के साथ रहती थी। 28 अगस्त की रात को ज्योत्सना अपने घर से बाहर निकली, यह कहते हुए कि वह किसी से मिलने जा रही है, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं आई। शुरू में उसकी रूममेट ने उससे संपर्क करने की कोशिश की। फिर परिवार वालों ने भी उसका फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं उठाई गई। अगले दिन 29 अगस्त को ज्योत्सना के भाई ने नागपुर के बेलतरौड़ी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने ज्योत्सना की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल फोन का डंप डाटा निकालकर यह समझने की कोशिश की गई कि ज्योत्सना की आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी और उसकी अंतिम लोकेशन कहाँ थी। हालांकि इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला। इस बीच 20 दिन बाद ज्योत्सना के भाई ने एक बार फिर पुलिस से अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और यह संदेह जताया कि उसकी बहन का किसी ने अपहरण कर लिया है। अब तक पुलिस को भी यही लग रहा था, क्योंकि कुछ बातें काफी चौंकाने वाली थीं। पहली यह कि ज्योत्सना एक बालिग, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी, जो ऑटोमोबाइल के एक शोरूम में काम करती थी।
दूसरी बात यह थी कि वह हमेशा अपने परिवार से संपर्क में रहती थी। ऐसे में उसका अचानक गायब हो जाना और पिछले 20 दिनों से किसी से भी फोन पर बात न करना पुलिस के लिए एक रहस्य बन गया था। इसी कारण ज्योत्सना के भाई की दूसरी शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और अपनी जांच में तेजी लाने का निर्णय लिया। पुलिस इस बात से भी बहुत हैरान थी कि ज्योत्सना के मोबाइल फोन की लोकेशन अलग-अलग वक्त पर नागपुर के बाहर विभिन्न इलाकों में नजर आ रही थी, लेकिन फोन उठाने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब पुलिस ने ज्योत्सना को जानने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया और इस दौरान एक नाम सामने आया, अजय वानखेड़े। अजय वानखेड़े एक फौजी था जिसकी पोस्टिंग नागालैंड में थी। मूल रूप से नागपुर का रहने वाला अजय वानखेड़े और ज्योत्सना की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी और तब से दोनों लगातार संपर्क में थे। हालांकि ज्योत्सना के परिवार का कहना था कि अजय और ज्योत्सना के रिश्ते में किसी वजह से कोई बात नहीं बन पाई थी। असल में अजय की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थीं और वह अपनी तीसरी पत्नी की तलाश में था, जबकि ज्योत्सना का भी पहले एक बार तलाक हो चुका था। इस बीच नागपुर पुलिस ने अजय वानखेड़े से पूछताछ करने का निर्णय लिया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को जानकारी मिली कि अजय वानखेड़े डायबिटीज की शिकायत के कारण पुणे के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। नागपुर पुलिस ने आर्मी हॉस्पिटल से अजय पर नजर रखने की रिक्वेस्ट की और कहा कि जैसे ही वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो, उसे नागपुर पुलिस के हवाले किया जाए। लेकिन इसके बावजूद अजय अस्पताल वालों को चकमा देने में सफल रहा और फरार हो गया। इससे पुलिस को यह यकीन हो गया कि ज्योत्सना की गुमशुदगी से अजय का कोई न कोई रिश्ता जरूर है। इस बीच पुलिस का शक तब और गहरा हो गया जब अजय ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले सेशन कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी और आखिरकार अजय ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद जब पुलिस ने अजय से पूछताछ शुरू की तो ज्योत्सना की गुमशुदगी को लेकर एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ज्योत्सना की मुलाकात करीब 2 साल पहले एक मैट्रिमोनियल साइट पर अजय से हुई थी। अजय ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि उसने ज्योत्सना की लाश को एक जंगल में दफनाया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर नागपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान जगह से ज्योत्सना की सड़ी गली लाश बरामद की। अजय ने जिस जगह ज्योत्सना की लाश दफनाई थी उसे सीमेंट से सील कर दिया था ताकि किसी भी कीमत पर लाश का राज न खुले। 2 साल के रिश्ते के बाद अजय अब ज्योत्सना से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ज्योत्सना उससे शादी करने की जिद पर अड़ी थी। अजय ने ज्योत्सना से बातचीत बंद कर दी, लेकिन जब ज्योत्सना ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया तो अजय घबरा गया और उसने एक घातक कदम उठाया। 28 अगस्त को अजय ने पहले अपनी मां से फोन पर बात कर ज्योत्सना को नागपुर के वर्धा रोड पर मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद दोनों रात को नागपुर के एक होटल में रुके और फिर होटल से निकलकर घूमने के बहाने शहर से बाहर की तरफ चले गए। रास्ते में एक टोल प्लाजा के पास अजय ने ज्योत्सना को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। आगे एक सुनसान जगह पर अजय ने पहले ज्योत्सना की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को जंगल में ले जाकर दफना दिया। इसके लिए अजय ने आधी रात को ही जंगल में गड्ढा खोदा और अपने साथ लाए गए सीमेंट से लाश वाले गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि लाश का पता न चले। कत्ल के बाद अजय ने ज्योत्सना का मोबाइल फोन एक चलते ट्रक में फेंक दिया, जिससे पुलिस को ज्योत्सना की लोकेशन को लेकर उलझन का सामना करना पड़ा। इसके बाद अजय ने अपनी एक तीसरी और हैरान करने वाली साजिश रची। वह खुद को पुणे के अस्पताल में भर्ती दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी को शक न हो कि वह इस वारदात में शामिल था। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद पुलिस ने उसकी हरकतों, मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स, उसकी लोकेशन और ज्योत्सना के परिवार वालों के बयान के आधार पर उसे पकड़ ही लिया। इस घटना ने यह साबित किया कि हर अपराध के पीछे कुछ न कुछ सच छिपा होता है, जो अंत में सामने आता है। अजय की पूरी कोशिशों के बावजूद पुलिस की मेहनत और सही जांच ने सच्चाई को उजागर किया। यह भी दर्शाता है कि रिश्तों में धोखा और विश्वासघात कितने खतरनाक परिणाम ला सकते हैं और कभी-कभी एक छोटी सी गलती भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सत्य और न्याय का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन उसकी जीत निश्चित होती है। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा।
तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।